एक ऐसी मिस्टीरियस मेटालिक बॉल जिसके अंदर से अजीब सी साउंड्स निकलती है एंड अगर आप उसको टच करोगे तो वो अपने आप आपका पीछा करेगी। ऐसा लगता है जैसे उस बॉल के पास अपना ही एक दिमाग है एंड उसकी अपनी ही एक इंटेलिजेंस है। ये बात है ईयर 1994 की, जब अमेरिका के शहर जैक्सनविल, जो कि फ्लोरिडा शहर में पड़ता था, उस शहर के एक छोटे से आइलैंड फोर्ट जॉर्ज आइलैंड में एक फैमिली रहा करती थी जिसका नाम बेट्स फैमिली था। एंड इस फैमिली में टोटल 8 लोग थे। एंटोन बेट्स जो कि एक मरीन इंजीनियर थे, उनकी वाइफ जेरी बेट्स जो कि एक आर्टिस्ट थी, और साथ में उनके 6 बच्चे थे। एक का नाम था टेरी बेट्स जो कि 21 साल का था और वो एक प्री मेडिकल स्टूडेंट था। इसके अलावा दूसरे बच्चे का नाम वेन बेट्स था जो कि 12 साल का था। एंड इन दोनों के अलावा जो बाकी के 4 बच्चे थे उनका नाम कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। ये फैमिली एक बहुत ही एजुकेटेड और फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली थी और वो फॉर्चून या फेम के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि वो लोग बहुत ही डिसेंट लोग थे। एंड वो जिस घर में रहते थे वो एक बहुत ही बड़ा मैंशन था जिसका नाम उन्होंने द कासल रखा था। एंड इनकी प्रॉपर्टी 88 एकर्स तक फैली हुई थी जहां वो टिम्बर की फार्मिंग किया करते थे। अब एक दिन 24 मार्च 1994 को उनकी प्रॉपर्टी में भयंकर आग लग जाती है। एंड जब आग कंट्रोल में आ गई तब उनकी प्रॉपर्टी को कितना डैमेज हुआ है इस चीज का मुआयना करने के लिए वो पूरी प्रॉपर्टी में घूम रहे थे। तभी उनके बेटे टेरी बेट्स को जलते हुए घास पे एक चीज दिखाई देती है जो चमक रही थी। ठीक से देखने पे टेरी नोटिस करता है कि वो एक मेटालिक स्पीयर है जो किसी बॉलिंग बॉल से थोड़ा ही छोटा था। टेरी उसे उठा लेता है एंड फिर वो नोटिस करता है कि वो काफी भारी है। उसका वेट तकरीबन 10 किलो था एंड उसका डायमीटर 8 इंच था। अपीयरेंस की बात करें तो वो सिल्वर कलर का था एंड उस पे एक 3 mm का ट्रायंगल शेप भी स्टैम्प या फिर एनग्रेव किया गया था। इसके अलावा वो स्पीयर बहुत शाइन कर रहा था, उस पे थोड़ा भी जंग नहीं लगा हुआ था और आग की वजह से जो ब्लैक मार्क्स आते हैं वो भी उस पे नहीं था, जो कि थोड़ा अजीब भी था। हाँ, उस पे हल्के फुल्के स्क्रैचेस के मार्क्स थे बट ओवरऑल वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में था। टेरी को वो स्पीयर काफी पसंद आया था, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है एंड वो उसे घर की एक विंडो सील पे बाकी कलेक्टिबल्स के साथ रख देता है। अब सब उस स्पीयर को ऑलमोस्ट भूल ही गए थे, लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद ही एक ऐसी अजीब सी चीज होती है जिसकी वजह से सबका ध्यान वापस उस स्पीयर पे आ जाता है। हुआ ये था कि टेरी अपनी एक फ्रेंड के साथ, जिसका नाम थेरेसा फ्रेजर बताया जाता है, वो उसके साथ अपने कमरे में बैठकर गिटार बजा रहा था। एंड जब वो गिटार बजा रहा था तब उसे और उसकी फ्रेंड को अचानक से हमिंग की आवाज सुनाई दे रही थी जो कहीं आसपास से ही आ रही थी। टेरी ने उस आवाज को सुनने के लिए जैसे ही गिटार बजाना बंद किया वैसे ही वो हमिंग की आवाज आना भी बंद हो गई। टेरी ने फिर एक बार गिटार बजाना शुरू किया एंड वो हमिंग की आवाज वापस आने लगी। इस बार गिटार बजाते बजाते टेरी उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा था जहां से वो हमिंग की आवाज आ रही थी। एंड फिर टेरी रियलाइज करता है कि वो हमिंग की साउंड उस मेटालिक स्पीयर से आ रही है। टेरी उस स्पीयर के सामने वापस गिटार को बजाने लगता है एंड इस बार वो और जोरों से गिटार बजा रहा था और अलग अलग नोट्स भी प्ले कर रहा था एंड वो स्पीयर भी उस गिटार की नोट्स पे रिएक्ट कर रहा था। टेरी उस गिटार को जितने जोर से बजाता वो स्पीयर भी उतने ही जोर से हमिंग की साउंड निकालता और गिटार बजना बंद होते ही वो स्पीयर भी रिएक्ट करना बंद कर देता था। लेकिन हमिंग की साउंड बंद होने के बाद भी टेरी का डॉग उस स्पीयर को देख के बहुत जोरों से भौंक रहा था एंड वो अनकंफर्टेबल भी हो गया था। अब टेरी को पहले तो लगा था कि ये कोई नॉर्मल स्पीयर है, इसलिए वो इसे अपने घर ले आया। लेकिन अब टेरी रियलाइज करता है कि ये कोई नॉर्मल स्पीयर तो नहीं है, इसमें कुछ तो अजीब है। टेरी बहुत क्यूरियस हो गया था उस स्पीयर को लेके, इसलिए वो खुद से उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करता है। जैसे कि वो एक हैमर लेता है एंड उस स्पीयर पे हिट करता है एंड हैमर के हिट करते ही उस स्पीयर में से एक बेल की साउंड आती है। अब स्पीयर की इस प्रॉपर्टी को देख के टेरी एक्साइटेड हो गया था एंड वो उस स्पीयर को लेके लिविंग रूम की तरफ भागता है जहां दूसरे फैमिली मेंबर्स भी बैठे हुए थे। वो सबको बोलता है कि ये स्पीयर कोई नॉर्मल स्पीयर नहीं है, बल्कि इसमें कुछ यूनिक है। अब जल्दबाजी में वो हैमर लाना भूल जाता है, इसलिए वो उस स्पीयर को नीचे रख के हैमर और अपना गिटार लेने जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्पीयर नीचे रख के वहां से जाता है तभी अचानक वो स्पीयर अपने आप रोल होके टेरी के पीछे जाने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद वो स्पीयर नॉर्मली रोल हो गया होगा क्योंकि उसका शेप ही कुछ वैसा है, लेकिन ट्विस्ट यही है
कि वो सिर्फ रोल नहीं हो रहा था, बल्कि वो टेरी को प्रॉपरली फॉलो कर रहा था। अगर टेरी अपनी डायरेक्शन मोड़ लेता तो वो स्पीयर भी बीच में ही अपनी डायरेक्शन मोड़ लेता। जहां टेरी जा रहा था उसके पीछे पीछे वो स्पीयर भी जा रहा था। अब इस चीज को देख के सब लोग शॉक हो गए थे कि ये हो क्या रहा है, आखिर ये चीज है क्या। वो स्पीयर पहले रोल होता, फिर बीच में रुक के वाइब्रेट करता एंड फिर वापस रोल होने लगता। एंड ऐसा कुछ सेकंड्स तक चलता रहा। कई बार तो ये कुछ मिनट्स तक भी अपने आप मूव होता है। एक बार तो ये तकरीबन 12 मिनट्स तक लगातार मूव होता है और बीच बीच में अपनी डायरेक्शंस चेंज करता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पास में ही एक कॉफी का टेबल रखा हुआ था जिसके टॉप पे ग्लास लगा हुआ था। जब उस स्पीयर को उस टेबल पे रखा गया तब एक और अजीब चीज देखने मिली। वो स्पीयर उस टेबल से नीचे गिर ही नहीं रहा था। जब भी वो स्पीयर टेबल के एज पर आता था तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता था। तभी वहां मौजूद लोगों में से एक ने उस टेबल को एक साइड से ऊपर कर दिया ताकि वो स्पीयर नीचे गिर सके। लेकिन तब एक और शॉकिंग चीज देखने मिलती है। वो स्पीयर नीचे गिरने की जगह ऊपर की तरफ जाने लगा। अब तो इसने ग्रेविटी को भी मात दे दी थी। फैमिली को एक पल के लिए लगा कि शायद इसमें जायरोस्कोप लगा है जिस वजह से ये खुद मूव हो रहा है। लेकिन अगर जायरोस्कोप लगा है तो वो मूवमेंट को तो डिफाइन कर देगा। लेकिन वो स्पीयर सिर्फ मूव नहीं हो रहा था बल्कि वो प्रॉपरली किसी का पीछा कर रहा था। एंड ये जायरोस्कोप की तो बस की बात नहीं है। इसके अलावा टेरी ने उस पर हैमर हिट करके भी दिखाया एंड उसके सामने गिटार भी प्ले किया एंड उस स्पीयर में से वापस वो हमिंग की साउंड एंड बेल की साउंड निकली जो बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी सुनी। अब टेरी की जो मदर जेरी थी उन्होंने उस स्पीयर को टेबल से उठाया एंड उसे शेक किया एंड उनके अकॉर्डिंग शायद स्पीयर को यह पसंद नहीं आया। एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि the ball vigorously and then place it on the ground. It feels just like a huge Mexican jumping bean which is trying to get away from you. फैमिली के मेंबर्स ने यह भी नोटिस किया कि उस स्पीयर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी है एंड छोटी मोटी चीजें जैसे कि कीज या फिर पेपर क्लिप्स उस पर चिपक जा रही थी। हाँ, बट वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी इसलिए वो चीजें इजीली उससे अलग भी हो जा रही थी। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि वो स्पीयर जितना ज्यादा मूव होता उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती थी। एक बार तो एक मेयोनीज जार का लिड उस स्पीयर से चिपक गया था एंड वो इजीली उससे अलग भी नहीं हो रहा था। फैमिली मेंबर्स ने एक और चीज डिस्कवर की कि जब वो स्पीयर सनलाइट के कांटेक्ट में आता था तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती थी। एक बार तो वो उस स्पीयर को सनलाइट में रखने के लिए उसे घर से बाहर ले गए एंड जब वो सनलाइट के कांटेक्ट में आया तब वो वाइब्रेट करने लगा जैसे कि उसमें कोई मोटर लगी हो एंड वो एक लो हमिंग साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन जब वो उस स्पीयर को उठा के घर के अंदर ले आए तो उस स्पीयर की बॉडी अराउंड 3 दिनों तक गर्म रही। अब तक बेट्स फैमिली समझ गई थी कि वो कोई नॉर्मल स्पीयर तो नहीं है, बट वो एग्जैक्टली है क्या ये भी उन्हें नहीं पता था। उस स्पीयर में वो जो सारी प्रॉपर्टीज थी आखिर उनका रीजन क्या है। एंड उसकी जो सबसे वियर्ड प्रॉपर्टी कि जो भी उसे छूता था वो उसको फॉलो करने लगता था, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है। अब क्योंकि वो स्पीयर खुद से ही घर में यहाँ वहाँ मूव होती थी इसलिए फैमिली के लोग उसे एक ट्रंक में रखते थे एंड जब किसी को दिखाना होता था वो सिर्फ तभी ही उसे बाहर निकालते थे। अब इस स्पीयर के बारे में फैमिली मेंबर्स ने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बताया एंड कुछ दिनों बाद उनमें से एक फैमिली फ्रेंड ने इस केस को लेके जैक्सनविल जर्नल को अप्रोच किया एंड उन्होंने बेट्स फैमिली के पास अपने एक फोटोग्राफर को भेजा भी ताकि वो उस स्पीयर की फोटोज क्लिक कर सके। वो फोटोग्राफर उस घर में आया तो एक स्केप्टिक की तरह था बट वो वहां से एक बिलीवर बन के गया था। उस फोटोग्राफर का नाम लॉन एंगर था एंड वो काफी लंबे समय से जैक्सनविल जर्नल के लिए फोटोग्राफी करता था एंड उन्होंने पहले भी कई बार मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के फोटोज लिए थे एंड उनको डिबंक भी किया था। जब वो बेट्स फैमिली के पास आए तब उन्होंने खुद जेरी के सामने ये एडमिट किया था कि I'm leery of this kind of thing. When I got there, Mrs. Betts said, You won't believe this if you don't see it. They told me to put the orb on the floor and give it a push. It rolled a ways and stopped. So what? Just wait a minute. Then it turned by itself, then rolled about 4 feet. It stopped. Then it turned again and rolled to the left at now 8 feet, made a big arc and came right back to my feet. अपनी आंखों से खुद ये सब देखने के बाद फोटोग्राफर ने जर्नल वालों को ये सारी चीजें बताई एंड जर्नल ने इस स्टोरी को पब्लिश कर दिया एंड वो स्पीयर
ओवरनाइट सेंसेशन बन गया। अब क्योंकि ये स्पीयर बेट्स फैमिली को मिला था, इसलिए इसे बेट स्पीयर या फिर बेट्स ऑर्ब के नाम से जाना जाने लगा। एंड स्पीयर की पॉपुलैरिटी की वजह से दुनिया भर से बेट्स फैमिली को कॉल्स पे कॉल्स आने लगे। एंड 90s में कॉल वेटिंग जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए जेरी इन कॉल्स की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि We came to Fort George Island to get away to a serene atmosphere. Now we can't get away from the telephone. It means nothing to people in the West that it's midnight here. And when they quit calling, those in the East wake up and start. अब बेट्स फैमिली किसी को भी इंटरव्यू देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी एंड वो कॉल्स को इग्नोर करके लोगों को मना कर देते थे। बट उन्हें खुद भी ये पता करना था कि ये स्पीयर आखिर है क्या। फिर एक दिन उन्हें एक ऐसी कॉल आती है जो वो चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। उन्हें यूएस नेवी से कॉल आती है एंड वो लोग उस स्पीयर को देखना चाहते थे, बट जेरी ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब और ज्यादा हंगामा हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। लेकिन आप नेवी को कैसे मना कर सकते हो? नेवी को मना करना मतलब गवर्नमेंट को मना करना, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब न्यूज में उस स्पीयर के बारे में इतनी वियर्ड चीजें पढ़ने के बाद नेवी चाहती थी कि वो उस स्पीयर को देखे। उन्होंने जेरी को बताया कि शायद वो मिलिट्री की कोई ऐसी चीज हो सकती है जो फट भी सकती है। अब जेरी भी थक हार के नेवी वालों को वो स्पीयर देने के लिए राजी हो गई, लेकिन एक कंडीशन पे। जेरी ने कहा कि वो मिलिट्री को 2 हफ्तों के लिए वो स्पीयर देगी, लेकिन अगर वो स्पीयर मिलिट्री की प्रॉपर्टी ना हुई तो उन्हें वो स्पीयर बेट्स फैमिली को वापस देना होगा। एंड जेरी ने नेवी से एक कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन करवाया था। आगे फिर नेवी उस स्पीयर को अपने साथ ले गई एंड नेवी के साइंटिस्ट ने उस स्पीयर पे काफी सारे टेस्ट परफॉर्म किए एंड नेवी को पता चला कि उस स्पीयर का एग्जैक्ट डायमीटर 7.96 इंच था एंड उसका वेट 9.68 किलोग्राम्स था एंड उसकी बॉडी किसी मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील एलॉय से बनी हुई थी, जो कि एक्सट्रीम हीट और प्रेशर को इजीली झेल सकती थी। वो स्पीयर तकरीबन 1,20,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर झेल सकता था, सो उसकी बॉडी काफी टफ थी। स्पेक्ट्रोग्राफ के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी ग्रेड 431 स्टेनलेस स्टील से बनी हुई थी। नेवी को यह भी पता चला कि उस स्पीयर के 4 मैग्नेटिक पोल्स हैं, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। इसके बाद उस स्पीयर का एक्सरे किया जाता है, बट एक्सरेस का उस स्पीयर पे कोई असर ही नहीं हो रहा था। नॉर्मल एक्सरेस स्पीयर की बॉडी के पार जा ही नहीं पा रही थी, इसलिए साइंटिस्ट्स ने और भी ज्यादा पावरफुल एक्सरे मशीन का यूज किया एंड उनके अकॉर्डिंग उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला। अब 2 हफ्ते हो गए थे एंड क्योंकि वो स्पीयर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उसे वापस बेट्स फैमिली को लौटा दिया जाता है। लेकिन अब एक अजीब चीज होती है। उस स्पीयर को लौटाने के लिए एक नेवी सर्विसमैन आया था एंड उसके पास एक एनवलप भी था। स्पीयर के साथ वो उस एनवलप को भी बेट्स फैमिली को दे देता है। अब नेवी ने कहा था कि एक्सरेज में उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन उस एनवलप में उस स्पीयर के एक्सरेज ही थे एंड उन एक्सरेज में कुछ था। उन एक्सरे इमेजेस में स्पीयर के अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा था। स्पीयर के आउटर शेल की थिकनेस 1/2 इंच थी और उसके अंदर कुछ स्टील के लेयर्स थे जिनकी डेंसिटी अलग अलग थी एंड उसके सेंटर में एक एप्पल के साइज जितना हॉलो स्पेस था एंड उस स्पेस में 3 और छोटे स्पीयर्स मौजूद थे और वो तीनों एक छोटे वायर से अटैच थे। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर स्पीयर के अंदर वो चीजें है क्या एंड आखिर वो उस स्पीयर के अंदर गए तो गए कैसे? क्योंकि अगर आपको उस स्पीयर के अंदर कुछ डालना है तो या तो आपको उस स्पीयर को बीच से कट करना पड़ेगा या फिर उसमें ड्रिल करना पड़ेगा, लेकिन स्पीयर पे कहीं भी कटिंग या फिर ड्रिलिंग के मार्क्स नहीं थे। तो आखिर वो चीजें उस स्पीयर के अंदर गई कैसे? इस क्वेश्चन का आंसर तो साइंटिस्ट्स भी नहीं ढूंढ पाए। वो चाहते थे कि वो उस स्पीयर में ड्रिल करके देखे, लेकिन जेरी ने उन्हें वो करने की परमिशन नहीं दी। अब आसपास और मीडिया में ये बातें फैलने लगी शायद ये चीज एलियंस से रिलेटेड है। कुछ लोग तो इसे एक एलियन लिसनिंग डिवाइस भी बता रहे थे। शुरू में तो बेट्स फैमिली ने इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब नेवी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई तो जेरी का कहना था कि If no other explanation can be found that's as logical as any, who could say what's on another planet? Even speculations have been proven wrong. The Navy says what it isn't. They say it isn't an explosive, so we still want to know what it is. जब बेट्स फैमिली को वो स्पीयर वापस मिला तब उनके घर में कुछ अजीब चीजें होना स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि उनके घर में उन्हें ऑर्गन म्यूजिक सुनाई देता था, लेकिन उनके घर में तो कोई ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं, तो आखिर वो म्यूजिक आ कहां से रहा था? और इसके अलावा उनके घर के दरवाजे भी अपने आप खुल जाते थे
एंड बंद हो जाते थे। अब बेट्स फैमिली ने अपनी तरफ से कुछ साइंटिस्ट्स को अप्रोच किया ताकि वो उस स्पीयर के बारे में पता लगा सके। एंड सबसे पहले साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल विलिस्टन थे, जो ओमेगा-1 इंस्टीट्यूट में काम करते थे। उन्होंने इस स्पीयर को एग्जामिन किया। उन्होंने 6 घंटे तक उसे एग्जामिन किया एंड फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि ये स्पीयर रेडियो वेव्स को एमिट कर रहा है एंड इन्हें भी इसके 4 मैग्नेटिक पोल्स मिले। बट वो उस मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स को नहीं समझ पाए एंड उन्हें उसके ऊपर कुछ अननोन एलिमेंट्स के ट्रेसेस भी मिले। हाँ, उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि उसकी बॉडी ग्रेड 431 स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है एंड स्पीयर को अपने आप मूव होते हुए उन्होंने भी देखा था। अब बात करें अगर डॉक्टर विलिस्टन की, तो ऐसा कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है जो ये कह सके कि उनके नाम का कोई पर्सन वहां एग्जिस्ट करता था। एंड ये जो ओमेगा-1 इंस्टीट्यूट है वो भी एक मिस्ट्री है। इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक फॉरेन के एजेंट थे जो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके इस स्पीयर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। जिस अगले साइंटिस्ट को बेट्स फैमिली ने अप्रोच किया था वो थे डॉक्टर जेम्स हार्डर। ये एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर थे और ये आगे बेट्स फैमिली के एक ट्रस्टेड एडवाइजर भी बने। डॉक्टर हार्डर ने डॉक्टर विलिस्टन की सारी फाइंडिंग्स पे एग्री किया, लेकिन उन्हें उस स्पीयर के बारे में एक और बात पता चली कि इस स्पीयर के अंदर का मटेरियल किसी ऐसी चीज से बना है जिसका एटॉमिक नंबर 140 है। अब ये एक बहुत ही अजीब बात थी। एटॉमिक नंबर ये डिटरमाइन करता है कि किसी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं एंड नेचर में जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट पाया जाता है वो है यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 92। एंड अगर बात करें आर्टिफिशियल एलिमेंट की तो वो है ऑर्गेनेसन, जिसका एटॉमिक नंबर है 118। एंड ये अब तक का सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है जो अर्थ पे पाया जाता है। तो अगर सबसे हाईएस्ट नंबर ही 118 है तो इस स्पीयर का एटॉमिक नंबर 140 कैसे हो सकता है? ये तो इस तरफ इंडिकेट करता है कि शायद ये स्पीयर अर्थ से बिलोंग ही नहीं करता है, शायद ये अर्थ के बाहर की चीज है। इसलिए कई लोग इसे एक एलियन टेक्नोलॉजी से भी जोड़ के देखते हैं। अगले साइंटिस्ट होते हैं डॉक्टर जे एलन हाइनेक। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, प्रोफेसर और यूएफओलॉजिस्ट होते हैं एंड इन्होंने फेमस प्रोजेक्ट्स जैसे कि प्रोजेक्ट साइन जो 1947 से लेके 1949 तक चला था, प्रोजेक्ट ग्रज जो 1949 से लेके 1951 तक चला था और प्रोजेक्ट ब्लू बुक जो 1952 से लेके 1969 तक चला था, उनमें भी अपना काफी योगदान दिया था। एंड डॉक्टर हाइनेक भी बाकी साइंटिस्ट्स की फाइंडिंग से सहमत थे। अब जब ये सब चल ही रहा था तभी बेट्स फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस हो गए थे। एक दूसरी कंट्री से कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स जैक्सनविल में बेट्स फैमिली के घर आते हैं एंड वो उन्हें $7.5 लाख कैश में ऑफर करते हैं उस स्पीयर के बदले में। अब जेरी को वो लोग ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए जेरी ने उस ऑफर को मना कर दिया। बट इससे वो साइंटिस्ट्स खुश नहीं थे। जब बेट्स फैमिली ने उन साइंटिस्ट्स के बारे में पता लगाया तब उन्हें पता चला कि ऐसे किसी साइंटिस्ट का ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब बेट्स फैमिली को ये लगा कि शायद वो किसी और कंट्री के गवर्नमेंट के लोग थे जो उनसे वो स्पीयर हथियाना चाहते थे। इसलिए बेट्स फैमिली को अब एहसास होता है कि शायद वो लोग खतरे में हैं।